1932 में सबसे पहला रिजर्वेशन पॉलिटिक्स में ही दिया गया, जिसे पूना पैक्ट भी कहा जाता है, ताकि बैकवर्ड क्लास का पार्टिसिपेशन हो। तो जब पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन आया तो उसके बाद तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी प्रॉमिस किया कि वो जीत के बैकवर्ड क्लास को एजुकेशन में भी रिजर्वेशन दें। और उसके बाद पहली बार देश में एजुकेशन के अंदर रिजर्वेशन आया। अब ये होने के बाद मोरारजी देसाई जी देश के पीएम बने। उन्होंने कहा कि ओबीसीज की जो पॉपुलेशन है वो 52% है, इनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और उन्होंने मंडल कमीशन फॉर्म किया, जिसमें 27% ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया। अभी मंडल कमीशन तो बन गया था, लेकिन नेता इसको हाथ लगाने से बच रहे थे। इंदिरा गांधी जी ने इस पूरे मंडल कमीशन को नहीं छेड़ा, फिर राजीव गांधी पीएम बने, उन्होंने भी इस मंडल कमीशन को नहीं छेड़ा। अब इसके बाद 1989 में वीपी सिंह जी की सरकार आई, जो मंडल कमीशन था, जिसको बाकी नेताओं ने हाथ नहीं लगाया था, उसको ये लेकर आए और ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिलवा दिया। और इसके बाद नरसिम्हा राव जी आए और इन्होंने कह दिया कि हम 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे देंगे। और पहली बार ईडब्ल्यूएस की जो बात यहीं से शुरू हुई। अब देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत जो इस पूरे मुद्दे में है, जो कि असल दिक्कत है, वो है पॉलिटिशियन। ये नेता लोगों को कभी भी एक वोटिंग नंबर के काउंट से ज्यादा कुछ नहीं समझता। देखिए, धीरे धीरे ये सोशल इशू की जगह एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स बनती जा रही थी। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर मैं किसी तरीके से सिस्टम में घुस के किसी भी तरीके से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन लेके आ जाऊं, तो मेरी आने वाली पीढ़ियों तक को उस कम्युनिटी से वोट मिलेगा। वहीं अगर मैं डेवलपमेंट वाला रास्ता चुनूंगा तो ये रास्ता थोड़ा लंबा होगा, वो बोरिंग भी रास्ता है ये। और अगर मैं सिस्टम में घुस के किसी कम्युनिटी का रिजर्वेशन हटा दूं, तो मुझे और मेरी आने वाली पीढ़ी तक को उस कम्युनिटी से वोट नहीं मिलेगा। यही रीजन है कि हमारे देश की हिस्ट्री में आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो रिजर्वेशन को हटा सके। और हर बड़ा नेता कैसे ना कैसे करके अपने वोट बैंक के लिए रिजर्वेशन लेके आया। और इस पूरे सर्कस के चक्कर में एक्चुअल में जिसको रिजर्वेशन की जरूरत थी, उसको स्ट्रगल करना पड़ता। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मल्टीपल टाइम अमेंड किया गया है। 77, 81, 82nd, 85th, 93rd, ये सारे अमेंडमेंट किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन को लेके। हर पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो रिजर्वेशन का सपोर्ट करते हैं, और उसी पार्टी के जो छोटे नेता हैं वो रिजर्वेशन हटाने की बात करते हैं, ताकि लोग आपस में ही उलझे रहें। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की अगर आपको रियल आइडियोलॉजी देखनी है, तो उसके छोटे नेता क्या नैरेटिव चला रहे हैं उसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि वो पार्टी नैरेटिव क्या चला रही है। क्योंकि जो बड़े नेता हैं वो एक सेट पैटर्न में जो रिक्वायर्ड होता है बस वही बोलते हैं। आप एक चीज और नोटिस करोगे कि 1932 से आज तक कास्ट बेस्ड सेंसस लोगों के सामने नहीं लाया गया है। एससी एसटी की मजबूरी थी, लोगों के सामने लाया गया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसके प्रावधान है, लेकिन बाकी किसी भी कास्ट का जो सेंसस है वो लोगों के सामने ही नहीं लाया गया है। सालों से ये जो डेटा है ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर के पास पड़ा हुआ है, लेकिन उसने उस डेटा को रिलीज ही नहीं किया। अगर आज की डेट में रिजर्वेशन बंद कर दिया जाए तो जो स्लो स्पीड से बैकवर्ड क्लास आगे बढ़ रहा है वो एकदम रुक जाएगा। आज भी आप देखोगे कि अपर कास्ट पॉपुलेशन में बहुत ही कम है, लेकिन इंपॉर्टेंट पोजीशन हो, जमीन की ओनरशिप हो या कुछ और हो, हर चीज में सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी है वो अपर कास्ट की है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। देश भर की जितनी भी इंपॉर्टेंट पोजीशन है उसमें 400 से भी ज्यादा आरटीआई डाली गई, उसमें बैकवर्ड क्लास का रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर था, इनफैक्ट नील था। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि अपर कास्ट ज्यादा अच्छी पोजीशंस पे है, प्रॉब्लम बस छोटी सी है कि कुछ अपर कास्ट वालों को, सबकी बात नहीं कि मैं कर रहा हूं, कुछ अपर कास्ट वालों को ये लगता है कि उनका हक मारा जा रहा है और वो एक गुस्सा लेके घूम रहे हैं एससी एसटीज के खिलाफ। अभी आप हाल ही फिलहाल में देखोगे 2020 में विकास कुमार को सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि वो छोटी जात का होके भी मंदिर में घुस रहा था। इंडिया के प्रेसिडेंट जब मंदिर में गए थे, उनके लिए भी कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी थी कि इनको भी नहीं घुसने दिया जाना चाहिए, लेकिन बाद में इसका क्लैरिफिकेशन हुआ और वो फिर मंदिर के अंदर गए। फिलहाल लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी आदमी अपनी कास्ट से बड़ा नहीं होता है। बड़ा आदमी वो होता है जिसके साथ बैठ के कोई भी आदमी अपने आप को छोटा ना फील करे।